आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बायोलॉजी मास्टर सीरीज के एपिसोड सीरीज में एक और नया चैप्टर इकोसिस्टम चैप्टर को आज पढ़ेंगे। दैट इज इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम शुरुआत करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर की। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम। इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। पर्यावरण का है ना सिस्टम है ये। वो कहते हैं ना कि अगर आप जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ रोप दीजिए, पर्यावरण सुधरेगा, है ना। तो ये इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम वर्ड जो था, ये टर्म जो थी, ये टर्म किसने दी थी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, टर्म कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। इन्होंने ये वर्ड दिया कि इकोसिस्टम, फर्स्ट टाइम वर्ड किसने दिया था? सर एजी टेंसले ने दिया था 1935 में, इन 1935, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इकोसिस्टम के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जब हायरार्की की स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बन के क्या बनते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म जो थे, ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, राइट। एंड पॉपुलेशन सेगमेंट हमने अपने पीछे वाले चैप्टर में किया था। पॉपुलेशंस मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। जिसमें हमने ये भी कहा था कि इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक सब है। ऐसे ही इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बायोम्स। और बायोम्स मिलके बायोस्फीयर। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, राइट। तो ये हायरार्की हमने देखी थी। इस पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किया? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की स्टडी की थी। इस वाले चैप्टर में हम इस सेगमेंट की स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। इसमें ये टर्म दी थी एजी टेंसले ने 1935 में। बच्चों याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ना, पॉइंटर्स। उसके बाद अगर बात करें तो अगर इकोसिस्टम की एक लाइनर में डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम, डिफाइन इकोसिस्टम अगर आपको कोई पूछ लिए तो क्या होगा? इकोसिस्टम जो है वो एक बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट है। इकोसिस्टम क्या है? इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। मैं लिख सकता हूं, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट है ये एनवायरनमेंट की, जिसमें अबायोटिक और बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं, है ना। द साइज ऑफ इकोसिस्टम जो होता है वो छोटे से लेके बड़ा भी हो सकता है। साइज जो है इकोसिस्टम के, अगर साइज की हम बात करें, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम के साइज की बात करें तो साइज जो है वो स्मॉल पॉन्ड से लार्ज ओशियन तक भी हो सकता है, ठीक है। एक स्मॉल पॉन्ड भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है और एक लार्ज ओशियन भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्या बात समझ में इतनी आ गई? अब आगे चलें, अगर क्लासिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। इकोसिस्टम को कैसे हम क्लासिफाई करके चलते हैं, इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में आपको मैं पहले बता दूं, इकोसिस्टम चैप्टर में इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये दो टॉपिक्स रेड्यूस हो चुके हैं आपके सिलेबस से, और अब तो नीट के सिलेबस से भी हो चुके हैं, राइट। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम को अगर क्लासिफाई करने की हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है दो टाइप से हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो टाइप के इकोसिस्टम्स हम जनरली देखते हैं। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम। क्या? नेचुरल, एकदम नेचुरल वाला नेचुरल इकोसिस्टम, और एक हो सकता है आर्टिफिशियल। दो टाइप के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब मैन मेड की बात हो रही है यहाँ पे,
जो हम ही ने बनाया, हमारा बनाया हुआ, राइट। जैसे इसमें अगर बात करूं, एक्वेरियम की बात कर लें, है ना। एक्वेरियम क्या है? एक टाइप का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, बेटा नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो टाइप का हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम भी फर्दर दो टाइप का हो सकता है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, मतलब जमीन पे, या फिर पानी वाला इकोसिस्टम। दो टाइप से हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। इकोसिस्टम को बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज द मैन मेड इकोसिस्टम, इसमें एक्वेरियम का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली अकर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पे, कुदरत में भगवान ने अपने आप दिए हैं हमें। इसके अलावा अगर बेटा बात करें इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन में लेके चल सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, राइट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो ये नोट्स बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे आपको पूरा ब्रीफ चैप्टर का हो जाएगा। आप कोई भी बुक इसके बाद रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आएगी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, तीन टाइप के हो सकते हैं। हमने पढ़ा था बायोम्स की बात करते हैं। बायोम भी तो एक क्या है, लार्जर इकोसिस्टम नहीं तो है। बायोस्फीयर भी क्या है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, राइट। और फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, साफ पानी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर मैरीन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, जिसको साल्ट वाटर इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। मैरीन इकोसिस्टम हो सकता है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, जिसमें फ्रेश वाटर में बात करें तो पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स हो सकती हैं, राइट। इसकी अगर बात करें फ्रेश वाटर की, इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, लेक इकोसिस्टम, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब किस में आ जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ जाते हैं। जबकि सी वाटर इकोसिस्टम या फिर मैरीन वाटर में वेटलैंड, एस्चुरीज, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, वेटलैंड आ सकते हैं, एस्चुरीज आ सकती हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इकोसिस्टम को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो कि मैनमेड इकोसिस्टम है, जैसे कि एक्वेरियम हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आ सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर बात करें तो इसको भी फर्दर दो में क्लासिफाई करके हम स्टडी कर सकते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर की बात करें अगर तो इसमें पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स आ सकती हैं। मैरीन में वेटलैंड, एस्चुरीज आ सकती हैं, साल्टी वाटर्स है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है, अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें क्या है, इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना। इतनी बात समझ में आ गई। इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने देख ली। इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, राइट। उसके अलावा इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, सर ए जी टेंसले ने दी थी, 1935 में दी थी। उसके अलावा क्लासिफिकेशन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल भी इकोसिस्टम हो सकता है, मैनमेड इकोसिस्टम भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल
इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट, ये सब एग्जांपल्स आ जाते हैं नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। उसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसको फर्दर दो में लेके जा सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें नदी, झरने ये सब आएंगे, और मैरीन वाटर या साल्ट वाटर इकोसिस्टम जिसमें हम एस्चुरीज को, वेटलैंड्स को, इनको काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का जो कोर टॉपिक है वो क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या मिला हुआ है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये देखो बड़ा सुंदर सा आपके लिए बनाकर लाया हूं, ये है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं ये किस चीज को दिखा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को दिखा रहा है। ये जो फ्लो चार्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को दिखा रहा है। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। सो इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में वही वाटर हो सकता है, राइट, सोलर रेडिएशंस हो सकती हैं, सनलाइट, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग जितने भी हमारे पास, ह्यूमिडिटी हो सकता है, राइट, उसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है। तो ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये तो हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें तो इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करके चल सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। व्हाट इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज लाइक जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करे, उसको हम प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखते हैं। मेन जो प्रोडक्टिविटी है हमारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर में, पूरी अर्थ पे, वो किसको काउंट की जाती है? प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी को, जो कि प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें ओवरऑल क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, राइट। प्लांट्स की बात करते हैं हम, इन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का सिंपल मतलब ही है कि यहां पे ऑटोट्रोफ्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ऑटोट्रोफ्स की बात की जा रही है। अब ये जो ऑटोट्रोफ्स हैं ये भी तो 2-3 टाइप के हो सकते हैं। ऑटोट्रोफ्स भी बात करें तो फोटो ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फोटो ऑटोट्रोफ्स। एक तो इस टाइप के भी हो सकते हैं प्रोड्यूसर, या फिर हो सकते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स हो, कीमो ऑटोट्रोफ्स। क्या बात इतनी समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? हो सकता है ऑटोट्रोफ्स हो सकता है ऑटोट्रोफ्स में भी फोटो ऑटोट्रोफ्स या कीमो ऑटोट्रोफ्स। फोटो ऑटोट्रोफ्स नाम से पता लग रहा है, फोटो लाइट से अपना एनर्जी बनाएगा, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूसर कहां से करते हैं? डायरेक्टली लाइट से करते हैं, लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। जबकि कीमोऑटोट्रोफ्स में स्पेसिफिक टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस का यूटिलाइजेशन करके अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ऑटोट्रोफ। तो प्रोड्यूसर्स में हम ऑटोट्रोफ्स की बात करते हैं, जिसमें मेनली प्लांट्स को कंसीडर करते हैं, जो कि खुद का खाना खुद बनाए। दूसरा, अगर अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से पता लग रहा है जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया। अब प्रोड्यूसर ने अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करके कंज्यूमर बन गया। ठीक है, अब इसको भी 3 कैटेगरीज में बांटकर हम चलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे हार्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं? हार्बीवोरस होते हैं ना। हार्बीवोरस कौन से होते हैं भाई? बताओ रे बाल को। हर्बीवोर्स का मतलब, हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट पे, डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होंगे, उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। इट इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बात समझ में आ गई? सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कार्निवोर्स का। क्या ले सकते हो? कार्निवोर्स का एग्जांपल ले सकते हो। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई? सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स में आप टॉप कार्निवोर्स ले सकते हैं, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को भी फीड कर सकता है, प्राइमरी कार्निवोर को भी फीड कर सकता है। इसी में आप ओमनिवोर्स को भी लेकर चल सकते हैं वैसे। ठीक है, ओमनिवोर्स मतलब प्लांट पे भी फीड कर सकता है। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स को हम लेकर चलते हैं, जो कि प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, किसी पे भी अपना फीड करके किसी से भी अपनी एनर्जी को ले सकता है। बेसिकली कंज्यूमर में हम हेटेरोट्रोफ्स की बात कर रहे हैं। क्या बात इतनी समझ में आ गई? किसकी बात कर रहे हैं? हेटेरोट्रोफ्स की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ कंज्यूमर।
तो दो सेक्शन समझ में आ गए। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें हार्बीवोर्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें कार्निवोर्स आ सकते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी या फिर प्राइमरी या फिर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला बात करते हैं डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स क्या होते हैं? डीकंपोजर्स होते हैं जो डिकंपोज करें। डीकंपोजर स्पेसिफिक टाइप के, इसमें जैसे इसमें क्या है, कंज्यूमर्स में तो हार्बीवोर्स एनिमल्स कुछ भी आ सकते हैं, इसमें हमने बात करी प्लांट्स की। तो ऐसे डीकंपोजर्स की बात करें तो इसमें मोस्टली क्या आते हैं? फंजाई आ सकती है या फिर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह आते हैं ज्यादा। फंजाई या फिर बैक्टीरिया जो है मोस्टली डीकंपोजर्स का रोल प्ले करते हैं। इसमें होता क्या है कि डीकंपोजर्स जो रहते हैं, डीकंपोजर्स जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर है, डीकंपोजर्स को ही हम, जैसे यहाँ पे क्या ऑटोट्रोफ्स की बात हो रही है, हेटेरोट्रोफ्स की बात हो रही है, डीकंपोजर्स क्या होते हैं? ये सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। मतलब सेप्रोट्रोफ्स आपको पता है, ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो खुद का खाना खुद बनाए, है ना, सेल्फ मेड फूड। हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और लेकिन दूसरे पे किस पे? कोई दूसरे लिविंग पे डिपेंडेंट होते हैं। सेप्रोट्रोफ्स का मतलब जो अदर डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके अपनी एनर्जी को लेता है। मरे हुए ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो हो सकता है प्लांट का हो, प्लांट की जो लीव्स होती हैं पतझड़ में गिर जाती हैं, वो एज उस पे फीड कर सकते हैं ये जो डीकंपोजर्स होते हैं। या फिर एनिमल्स की डेथ हो गई, वो एज ऑर्गेनिक मैटर इनके लिए काम कर रहा है, उस पर फीड कर सकते हैं ये सेप्रोट्रोफ्स। या फिर एनिमल्स का जो फीकल मैटर होता है, काउ डंग या इस टाइप का जो होता है फीकल मैटर, उस पे फीड कर सकते हैं, तो भी वो सेप्रोट्रोफ्स। तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज डीकंपोजर्स, जिसमें मोस्टली फंजाई या बैक्टीरियाज की बात की जाती है और इसको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया? इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बताओ रे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या समझ में आ गया है? आ गया है तो आगे चलें। डन, आगे चलें। चलिए, तो ये तो हो गया इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अब इकोसिस्टम के हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की, जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं, आपस में ये साइक्लिंग करते हैं। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है बिटवीन द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। और ओवरऑल इसी को क्या बोलते हैं? हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? कैसे? ये आगे आगे हम जैसे करेंगे इसको और फॉरवर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की बात, जिसमें हमने बात की अबायोटिक कंपोनेंट्स की, बायोटिक कंपोनेंट्स की। हमारा टॉपिक क्या था? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इकोसिस्टम फंक्शन की बात करेंगे हम। अभी हमने किसकी बात की थी? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की। अब बात कर रहे हैं इकोसिस्टम फंक्शन की। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम का फंक्शन। स्ट्रक्चर देख लिया, अब फंक्शन की बात करें अगर, तो मेजर फंक्शंस जो हैं इकोसिस्टम में वो क्या क्या आते हैं देख लीजिए। मेजर फंक्शन 4 हैं, ये चारों याद रखने हैं आपको। मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में 4 आते हैं: प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या आता है? फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी, then decomposition, and the third one is the energy का flow, energy flow, and fourth major function is the nutrient cycling। क्या कहानी क्लियर है? ये 4 मेजर फंक्शंस हैं जो इकोसिस्टम में होते हैं, जिसमें से ये वाला जो है ये तो हमारे सिलेबस से कट चुका है। इस चैप्टर में से
रिड्यूस हो चुका है, आपके जो अपडेटेड सिलेबस है, चाहे वो उसका नीट का हो या फिर आपका बोर्ड का सिलेबस हो, लेटेस्ट एनसीईआरटी में से ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टॉपिक जा चुका है। तो 3 फंक्शंस हमें बेसिकली पढ़ने हैं, एक तो प्रोडक्टिविटी को, एक डीकंपोजिशन और एक क्या आ जाएगा, एनर्जी फ्लो। ये तीनों को हमें सीक्वेंस में स्टडी करना है। पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन एनर्जी फ्लो पे आएंगे, और इसके साथ साथ इनके सब टॉपिक्स भी हैं, वो भी साथ साथ में कैरी ऑन करके चलेंगे, राइट। तो इकोसिस्टम फंक्शन जो है, इसमें 4 फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, लेकिन जब फंक्शंस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चा, जब फंक्शन क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको चारों लिखने हैं। ये मत कह देना कि सिलेबस से कटा हुआ हम नहीं लिखेंगे, चारों फंक्शंस आप लिखोगे पॉइंटर्स में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये 4 मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। अब हमारे सिलेबस में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो था वो रिड्यूस हो चुका है टॉपिक, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन और एनर्जी फ्लो हमारे सिलेबस में है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, चलो आगे चलें। आगे चलने से पहले, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, एक टर्म जो है आपको समझने की जरूरत है। एक वर्ड है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या वर्ड है? स्ट्रैटिफिकेशन टर्म है एक, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा मैं, ये एक बार लिख लीजिए इसको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाता है डेफिनेशन, राइट। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, रंग बदल लें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज का, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, ऑक्यूपाइंग ये क्या होगा? हाँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, डिफरेंट लेवल इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक टर्म दे दी गई है स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करके चलें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा डेफिनेशन क्लियर होती है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसमें? देखो, सबसे पहले ट्री सबसे बड़े, उसके बाद श्रब्स, राइट, उसके बाद हर्ब्स या फिर ग्रासेस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ओवरऑल इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम? इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोल रहे हैं। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है अलग अलग स्पीशीज का, अब अलग अलग लेवल इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को हम एक वर्ड देते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसी में ही, सोइल की बात करें अगर, सोइल होरिजन की, आपको पता होगा सोइल की जो है लेयर्स होती हैं ना, ऐसे ऐसे करके सोइल की लेयर्स होती हैं, ओ ए बी, है ना, इस टाइप से लेयर्स होती हैं सोइल की। सबसे ऊपर ओ, फिर ए, फिर बी। तो ये क्या है? लेयर्स हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा लेयर्स क्यों है? अलग अलग लेयर में अलग अलग सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सोइल के होरिजन में। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी किसको शो कर रहा है? स्ट्रैटिफिकेशन को ही शो कर रहा है। ईच लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा बोलते हैं। इन द केस ऑफ सोइल इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा। तो ये 2 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बात करें तो ये देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया जा रहा है उस स्पीशीज का, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड दे रहे हैं। या फिर सोइल ओरिजिन में आप ज्यादा समझ सकते हैं, सोइल की जो प्रोफाइल होती है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सोइल प्रोफाइल। तो उसमें क्या है? अलग अलग लेयर्स होती हैं सोइल के, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ओ ए बी सी, इस टाइप से। तो इनको ही क्या बोला गया? इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये वर्ड क्लियर है ना बेटा? स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज प्रोडक्टिविटी,
राइट। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में देखो बेटा क्या है, इसमें रेट ऑफ, इसमें डेफिनेशन इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, द रेट ऑफ बायोमास, बायोमास ना समझ आए तो यहीं पे ऑर्गेनिक मैटर लिख लो, द रेट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड, बिल्कुल एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बेटा आपकी, बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी किसे बोलते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था, जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, बट इन द फॉर्म ऑफ बायोमास जब बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो द रेट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, उससे जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। एक प्लांट एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम उस प्लांट की, पर्टिकुलर प्लांट की प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गई प्रोडक्टिविटी। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसकी यूनिट्स भी देख लो, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एक तो इसको 2-3 है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, इसलिए मैं लिख रहा हूं, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स ईयर इनवर्स, एक तो ये इस यूनिट में भी एक्सप्रेस किया जाता है इसको। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं आप इसको, ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स की फॉर्म में भी, ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसको? प्रोडक्टिविटी को। प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उनको ये 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ये भी बेटा आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात इतनी समझ में आ गई? आगे चलें, तो आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो हो गई प्रोडक्टिविटी की बात। अब देखो एक वर्ड, अब इसमें ना इस चैप्टर में थोड़ा सा वर्ड गेम खेला जाता है, आपको भी वर्ड गेम खेलना है, खेलो, वो खेल रहे हैं आप भी खेलो। ठीक है, एक वर्ड आएगा इसमें, एक तो प्रोडक्टिविटी, एक आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ अलग नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं, उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। एक बात, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्टिविटी को ही हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके ले जा सकते हैं। एक तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक तो हो गया ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 2 टाइप का होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, जीपीपी, और इसको क्या बोलते हैं, एनपीपी। ठीक है, बीच बीच में ना बायोलॉजी में भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है कई बार। ठीक है ना, ध्यान रखना, बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रोस मतलब टोटल कितना प्लांट जो है, कि टोटल कितना प्रोड्यूसर्स प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या किया जाता है, हम इंक्लूड करते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी,
टोटल प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट्स की बात करें अगर हम स्पेशली, तो टोटल प्रोडक्टिविटी की बात होती है इन केस ऑफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाम से पता लग रहा है ग्रोस मतलब टोटल, ओवरऑल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, देखो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल, देखो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ली प्लांट ने, कितनी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस की, सारी की सारी एनर्जी। अब प्लांट जो है, मैंने आपको बताया था प्लांट को मान लो हार्बीवोर्स ने खाया, प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, तो जितनी प्लांट ने खुद में प्रोड्यूस की थी एनर्जी, क्या सारी की सारी उस हर्बीवोरस में चली जाती है? नो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट जितना प्रोड्यूस करता है एनर्जी, उसका कुछ यूटिलाइजेशन वो खुद भी करता है। कैसे? प्लांट रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन में उसकी भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, राइट? तो उसमें लॉस हो जाता है उसका एनर्जी का, तो वो लॉसेस कौन काउंट करेगा? तो वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तो सब इन्होंने इंक्लूड कर लिया कि फोटोसिंथेसिस से जितनी एनर्जी बनी उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट जब उस जीपीपी में से रेस्पिरेशन का लॉस, जो प्लांट है उसका रेस्पिरेशन लॉस को जब डिडक्ट कर दिया जाता है, तो जो निकल के आती है हमारे पास अमाउंट, वो उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां पे आर क्या है? यहां पे आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है? रेस्पिरेशन लॉस को आर बोला जा रहा है, प्लांट जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद जो बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये नेक्स्ट लेवल पे जाती है, इसको हर्बीवोरस को इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी दो टाइप से आ सकते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जिसमें हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, इट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल पे, नेक्स्ट फूड चेन में। हम अब जब स्टडी करेंगे तो उसमें अब बताऊंगा कि ट्रोफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन होता है जब हार्बीवोरस खाएगा। अभी तक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर प्रोड्यूसर को जब हार्बीवोरस खाएगा तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो नेट एनर्जी होगी वो उसको मिलेगी, ना कि जीपीपी मिलेगी, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा एक फैक्ट की बात करें, अगर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक फैक्ट है जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी दे रखा है ना, एक मिनट में देख लूं, हाँ, नेट प्राइमरी एनपीपी जो होता है, एनुअल एनपीपी अप्रोक्सीमेट, एनपीपी किसका? ऑफ बायोस्फीयर। पूरी की पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, पूरी की पूरी एनुअल एक साल की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? 170 बिलियन टन। इतनी एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हमारे बायोस्फीयर की, जिसमें से अब आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ जो है इसका लगभग 70% एरिया तो एक्वेटिक है, पानी ने घेर रखा है, इतना तो पता है ना। और बाकी का 30% में लैंड और बाकी सब माउंटेन और वो सब है, ग्लेशियर वो सब है, ठीक है? लेकिन 70% तो किसने? एक्वेटिक ने घेर रखा है। अब यहां पे लेकिन देखो 170 बिलियन टन में से सिर्फ 55 बिलियन टन, सिर्फ 55 बिलियन टन जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से मिलता है, दैट इज ओशियंस वगैरह से मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? एरिया 70% है, बट अगर प्रोडक्टिविटी की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एक्वेटिक लाइफ में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाफ भी नहीं है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। आ रही बात समझ में? मतलब 170 में से ओनली 55, और बाकी का जितना भी रिमेनिंग रेस्ट जो है वो लैंड से आता है। जबकि लैंड का एरिया अगर बात करें तो एरिया तो बहुत कम है लैंड का, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और ओशियंस की बात करें तो इसका एरिया तो सरफेस पे घेरा तो बहुत हुआ इसने जगह पृथ्वी पे, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? जस्टिफाई किया जाए, राइट? तो इसका आंसर आप सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखना कि जीवन जो चल रहा है वो सन के कारण चल रहा है। सन जो होता है वो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर दी प्रोड्यूसर्स, हमारे लिए भी है
लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए तो प्रोमिनेंट वही है। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी किससे ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। तो सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का फॉर द प्रोड्यूसर्स, और हम बाकी के जितने भी कंज्यूमर डीकंपोजर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसका मतलब हम भी क्या है, इनडायरेक्टली सन पे ही डिपेंडेंट है। तो सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन की लाइट जो है, सोलर रेडिएशंस लैंड एरिया पे तो पूरी आती है, बट अगर डीप सी की बात करें, डीप ओशियंस की बात करें, तो वहां तक सोलर रेडिएशंस नहीं जा पाती है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है। प्रोड्यूसर्स उतनी प्रोडक्टिविटी शो नहीं करते इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन ओशियंस, जबकि सरफेस एरिया इतना बड़ा घेर रखा है उस पानी ने, इस पृथ्वी पे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द प्रोड्यूसर एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर। डी का सबके लिए इनडायरेक्टली वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही सन। सन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सन नहीं हुआ तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा तो आगे कंज्यूमर्स नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, तो कुछ होगा ही नहीं। तो सन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब डिपेंडेंट है, जितने भी क्रिएचर्स एनवायरनमेंट में हमें दिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रे? आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हो गया प्रोडक्टिविटी। अभी तक हमने क्या कहा था, 3 फंक्शंस होते हैं, एक तो प्रोडक्टिविटी, एक होता है डीकंपोजिशन, एक होता है एनर्जी फ्लो, और एक होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सॉरी। तो प्रोडक्टिविटी हमारा कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, दैट इज द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है, मतलब प्रोड्यूसर्स की जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। कंज्यूमर का बाद में करेंगे एनर्जी फ्लो में। पहले हम क्या कर रहे हैं, इधर जो लिखा था दैट इज डीकंपोजर, उसको बात करेंगे। ठीक है, डीकंपोजर्स की बात करेंगे। तो डीकंपोजिशन प्रोसेस, डीकंपोजिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, हाँ, डीकंपोजर्स जो होता है, जैसे प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने एक नाम दिया प्रोडक्टिविटी। डीकंपोजर्स एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में होता क्या है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? डीकंपोजर्स के द्वारा। डीकंपोजर्स को आप डेट्रीवोरस भी बोल सकते हैं। क्यों, अभी बता देते हैं। तो डीकंपोजर्स जो है एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज द डीकंपोजिशन, जिसका नाम है। डीकंपोजिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होकर उसका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कट लगेगा, मतलब टूटेगा। कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं, और एनाबॉलिज्म जस्ट उसका वाइस वर्सा, दैट इज सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रहा है, तो मतलब एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। डीकंपोजिशन भी एक टाइप का कैटाबॉलिज्म ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। इसको करता कौन है, डीकंपोजर्स या फिर डेट्रीवोर्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में किसकी बात कर रहे हैं हम, डीकंपोजर्स हमने बताया था सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में हम बात कर रहे हैं डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, मरे सड़े गले, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर की बात की जा रही है यहाँ पे। डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं, इन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर को ही हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड दिया जाता है, दैट इज डेट्रीटस। क्या बोला जाता है, डेट्रीटस। ठीक है, जो हम जिसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आज से डेट्रीटस बोल रहे हैं। तो डेट्रीटस पे फीड करता है, इसलिए उसको बोला जाता है डेट्रीवोरस। आगे बात समझ में, जिसमें फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, अर्थवॉर्म्स हो सकते हैं, काफी टाइप के माइक्रोब्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो डेट्रीटस पे फीड कर रहा है डेट्रीवोरस, और कन्वर्ट कर रहा है डेट्रीटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में। क्या बात इतनी समझ में आ गई? डीकंपोजिशन प्रोसेस में ओवरऑल होता क्या है,
अब आगे चलें तो डीकंपोजिशन जो प्रोसेस है, डीकंपोजिशन प्रोसेस में भी अगर मैं आपको बताऊं तो डीकंपोजिशन प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है रे बालकों? 5 स्टेप्स में डीकंपोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये 5 स्टेप्स यहां पे लिख रखे हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये पांचों स्टेप्स आपको याद रखने हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। क्या बात इतनी समझ में आ गई? 5 स्टेप्स हैं ये, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है डीकंपोजिशन का प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, और करेगा कौन? डेट्रीवोरस, या जिसको डीकंपोजर्स बोलते हैं। डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर को ही हम डेट्रीटस बोल रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखो थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं हम। डेट्रीटस में अगर मैं बात करूं, जो अभी लिखा था हमने डेट्रीटस, डेड एंड डीके, इसमें प्लांट का डेट्रीटस भी आ सकता है। हाँ, डेट्रीटस की बात करें, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट का भी हो सकता है ये डेट्रीटस, एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट की बात करें तो जैसे लीव्स हो गई है ना, शेडेड लीव्स या ये सब हो गया। एनिमल्स की बात करें तो फीकल मैटर हो गया। तो ये सब क्या है? डेट्रीटस ही तो है, इसी पे तो फीड करेगा। और डेट्रीवोरस क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, फंजाई आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, माइक्रोब्स आते हैं इसमें, बैक्टीरियाज वगैरह, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स। अच्छा, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं इसको तो फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं ना, ये भी लिख ही लेते हैं। फार्मर्स, किसान का दोस्त होता है। ये क्यों होता है अभी पता लग जाएगा 2-4 मिनट में। तो ये 5 स्टेप्स जो हमने लिखे थे अभी, 5 स्टेप्स में डीकंपोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दैट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट वन इज द मिनरलाइजेशन। होता क्या है इसमें, ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स जो डेट्रीटस है, ये डेट्रीटस जो है सिंपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। इसी स्टेप को क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या बात इतनी समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसी फर्स्ट स्टेप को क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है डेट्रीटस का कन्वर्जन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन किया किसने? अर्थवॉर्म्स कर सकते हैं, डेट्रीवोरस ने किया, ठीक है। डेट्रीवोरस ने क्या किया? डेट्रीटस का कन्वर्जन कर दिया, सिंपल फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया उसको, ठीक है, एक चीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो सोइल वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे, वाटर सोल्यूबल, इनमें जो टुकड़े होने के बाद चूरा चूरा हो गया, तो उसमें कुछ मोटे चूरा टुकड़े रह गए, कुछ पतले हो गए। तो क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल रहे, वाटर सोल्यूबल साल्ट्स जो इनमें से निकले, उनका सोइल में जाना, इन वाटर सोल्यूबल साल्ट्स का सोइल में जाना प्रोसेस कहलाता है लीचिंग। क्या बात समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ रही है? सेकंड स्टेप इसी को क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल जो साल्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जा रहे हैं सोइल के ओरिजिन में और प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल साल्ट्स जो हैं या फिर इसको ही मैं बोलूं कि सब्सटेंस जो हैं, इन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? सोइल के ओरिजिन में जा रहे हैं, सोइल में जा रहे हैं और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? लीचिंग बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है कैटाबोलिज्म। थर्ड वन स्टेप इज द कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब इनको और ज्यादा सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेगमेंटेशन में तो टुकड़े हुए, कैटाबोलिज्म में और ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्जन हो गया। तो कैटाबोलिज्म क्या? एंजाइमेटिक प्रोसेस है एक। एक्चुअली में कैटाबोलिज्म जो है थर्ड स्टेप, दैट इज द कैटाबोलिज्म, ठीक है। अभी तो इसको तो क्या है, जैसे मान लो अर्थवर्म्स या वो सब हो सकते हैं, इसमें फंजाई बैक्टीरियाज आ सकते हैं कैटाबोलिज्म में। ये क्या है? एक टाइप का एंजाइमेटिक एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्शन है। फंक्शन वही,
कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, कैटाबोलिज्म, राइट। इसके बाद अगर बात करें ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज द ह्यूमिफिकेशन। फोर्थ वन इज द ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? इस स्टेप में क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। किस चीज का? मतलब इकट्ठा होने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमोर्फस, दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं ना, केमिस्ट्री में बेटा स्टडी किया होगा, एमोर्फस, क्रिस्टलाइन। डार्क एमोर्फस सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होता है ना, ये बेसिकली रिजर्वोयर होता है। किसका? रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का भरपूर होता है। ह्यूमस जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का भरपूर होता है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल में कन्वर्ट हुआ, अर्थवॉर्म्स आए या जो भी एनिमल्स आए डेट्रीवोरस के, और उसमें से जो वाटर सोल्यूबल साल्ट्स थे वो लीच डाउन हो गए, नीचे चले गए मिट्टी में, प्रेसिपिटेट हो गए मिट्टी में जाकर। अब इनमें फिर कैटाबोलिज्म हुआ, दैट इज एंजाइमेटिक एक्शंस हुआ। फर्दर बैक्टीरियाज आए जिन्होंने इसको भी क्या किया? फर्दर और कन्वर्जन किया माइन्यूट पार्टिकल्स में। उसके बाद इसका ह्यूमिफिकेशन हुआ। ये जो अभी तक इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो चुके हैं इनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया गया इन द स्टेप ऑफ ह्यूमिफिकेशन। यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइप के डेट्रीवोर्स आए, बैक्टीरियाज आए जिन्होंने ह्यूमस बनाया। ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है जो कि रिजर्वोयर होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज द मिनरलाइजेशन। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ डीकंपोजिशन प्रोसेस इज द मिनरलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है ये ह्यूमस जो है, ह्यूमस रिजर्वोयर है, हम कह रहे हैं किसका? न्यूट्रिएंट्स का। तो जो प्रोसेस है जो कि ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करता है, मिनरलाइजेशन में क्या है? ह्यूमस जो है, ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय दी माइक्रोब्स। सम माइक्रोब्स आएंगे फिर से, है ना, स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब्स हैं बेटा, नाम हमारे सिलेबस में नहीं है सबके। तो ह्यूमस जो है वो फर्दर डिग्रेड होगा माइक्रोब्स के थ्रू, और वो माइक्रोब्स ह्यूमस को, रिजर्वोयर था न्यूट्रिएंट्स का, मतलब बंद पैकेट था, पैकेट खोल देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे सोइल में, और उसी न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल जो होगी वो फर्टाइल सोइल हो जाएगी और प्लांट की उस पर ग्रोथ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आप थोड़ा थोड़ा लिंकेज बिठा पा रहे हो क्या रहा है? क्या हो रहा था कि अभी तक आपको मैं समराइज करके बताऊं क्या किया हमने। प्रोड्यूसर्स जो थे प्लांट, इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ने खा लिया, एनर्जी ले ली। कंज्यूमर मर गए, डेड हो गए, इनके ऊपर फीड किया डीकंपोजर्स ने, जिसमें डेट्रीवोरस, डीकंपोजिशन का प्रोसेस, और डीकंपोजर्स ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना दी डीकंपोजिशन प्रोसेस, और इसी सॉइल पे दोबारा से क्या ग्रो कर गया? प्रोड्यूसर्स। तो ये इसी तरीके से साइकिल एनवायरनमेंट में चलती है। सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या हो गए? ये अबायोटिक में आ गया, राइट। ये क्या हो गए? अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, जबकि ऊपर के सारे क्या हैं? ये क्या बना रहा हूं मैं? ऊपर के सारे किसकी बात कर रहे हैं? बायोटिक की। ये क्या है? बायोटिक हो गई। ये क्या है? अबायोटिक। तो इसी तरीके से बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपस में साइक्लिंग चलती रहती है, और क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता रहता है मैटर का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता रहता है साइक्लिंग में। और इसी पूरे को तो ये सब मिलकर ही तो क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर ही तो बच्चों क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। इसी को तो क्या बोल रहे हैं हम? इकोसिस्टम। क्या इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है तो आगे चलो। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें देखो पेड़ था, पेड़ की पत्ती गिरी, उसको पत्ती को कुछ ने इंसेक्ट्स ने खा लिया, और है ना, इंसेक्ट्स वगैरह ने कुछ ने तो खा लिया, और बाकी का क्या है? सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सोइल बाय केमिकल एक्शन, सोइल में चले गए, ऑर्गेनिक रिच सोइल हो गई, सोइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए। उसके बाद क्या है? लीचिंग के बाद उसका फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, कैटाबोलिज्म वगैरह हुआ, ह्यूमिफिकेशन हुआ, ह्यूमस से क्या हुआ? दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच सोइल बन गई। जब प्रोसेस से बीच में स्टेप खा गए हैं 2-3, तो न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक सोइल जो बन गई उसके ऊपर दोबारा से प्लांट की ग्रोथ हो गई। तो ये डायग्राम जो है इसी चीज को दिखा रहा है। बात इतनी समझ में आ गई? डीकंपोजिशन का प्रोसेस समझ में आ गया। हमने दो फंक्शंस अभी तक पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक फंक्शन और बाकी है। दो कौन कौन से पढ़ लिए हैं? प्रोडक्टिविटी देख ली है, डीकंपोजिशन देख ली है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन। मैं पानी पी लूं जरा।
ओके हाँ जी, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी में डिकम्पोजिशन में एक चीज और देख लेते हैं, लगे हाथ हम। ये तो आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डीकम्पोजिशन को? इसमें दो टाइप्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, इस पे डिपेंड करता है। किस पे? केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाट? डेट्रिटस। डेट्रिटस की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसके ऊपर एक तो डिपेंड होता है फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि डीकंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं कि इससे डीकंपोजिशन, ये डीकंपोजिशन के फेवर में है फैक्टर, ये फैक्टर्स होंगे तो डीकंपोजिशन ज्यादा अच्छे से होगा, तेजी से होगा, और ये जो है उसके लिए अगेंस्ट हैं, ये फैक्टर्स होंगे तो डीकंपोजिशन जो है वो इनहिबिट होगा। जिसमें से एक फैक्टर तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है डेट्रिटस का, जो डेड और ऑर्गेनिक मैटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। दूसरा क्लाइमेट फैक्टर्स, दूसरा क्या आता है? क्लाइमेट फैक्टर्स। क्या बात इतनी क्लियर है? दूसरा आता है हमारे पास क्लाइमेट फैक्टर्स। तो दो फैक्टर्स में हम कंपाउंड इसको बांट सकते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब केमिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, केमिकल फैक्टर्स में अगर जो डेट्रिटस है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, डेट्रिटस जो है अगर इसमें लिग्निन है, डेट्रिटस जो है बेटा लिग्निन है इसमें या फिर काइटीन है, ये कंपाउंड्स होते हैं, लिग्निन या फिर काइटीन रिच है, ये लिग्निन है या फिर काइटीन रिच है, अगर डेट्रिटस जो है वो उसमें लिग्निन या काइटीन ज्यादा है तो डीकंपोजिशन क्या होगा? डीकंपोजिशन इनहिबिट होगा। क्या बात समझ में आ गई? एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्रिटस में अगर लिग्निन या काइटीन की अमाउंट ज्यादा पाई जा रही है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ज्यादा लिग्निन और काइटीन की अमाउंट पाई जा रही है, तो डीकंपोजिशन इनहिबिट होगा, स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन जो है वो स्लो हो जाएगा। एक चीज ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर डेट्रिटस जो है वो नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में रिच है, डेट्रिटस अगर नाइट्रोजन या फिर वाटर सोल्यूबल, दूसरा अगर इसी की बात करें एक और, अगर डेट्रिटस जो है, डेट्रिटस में अगर नाइट्रोजन है या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, तो डीकंपोजिशन क्या होगा? डीकंपोजिशन जो है फेवर में होगा, ये डीकंपोजिशन फास्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? डीकंपोजिशन फास्ट होगा अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं जैसे शुगर्स वगैरह, तो क्या होगा? डीकंपोजिशन ज्यादा तेज होगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन फास्ट होगा। बट इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटीन, देन डीकंपोजिशन क्या होगा? इनहिबिट होगा। एक चीज तो ये तो हमें क्या पता लगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। इसमें दो ही पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है और बोर्ड में भी कुछ बोर्ड्स में आया हुआ है, आरबीएससी में भी किसी साल आया हुआ है और सीबीएसई में भी शायद किसी एक रीजनल सेंटर के पेपर में मैं देख रहा था, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो डेट्रिटस जो है, डेट्रिटस में अगर लिग्निन एंड काइटीन ज्यादा है तो डीकंपोजिशन जो है वो इनहिबिट होगा, और अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस ज्यादा हैं तो क्या होगा? उसमें डीकंपोजिशन फेवर में होगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होगा, क्लाइमेटिक फैक्टर में बात करें, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है इसमें डीकंपोजिशन जो है वो हाई होता है,
डीकंपोजिशन क्या होता है? हाई। डीकंपोजिशन जो है वो हाई रहता है इन वार्म एंड, डीकंपोजिशन जो है वो हाई रहेगा अगर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेयर एज लो टेम्परेचर या फिर कुछ एनएरोबिक कंडीशंस होंगी, वो इनहिबिट करेगा किसको? डीकंपोजिशन को। मतलब अगर सूखा है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो डीकंपोजिशन क्या होगा? डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही एक कारण है डेजर्ट्स जो हैं, अगर हम बात करें डेजर्ट्स में क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसीलिए सोइल वहां की आप देखो डीकंपोजिशन जहां पे ज्यादा होगा वहां की सोइल आपको फर्टाइल ज्यादा मिलेगी। लेकिन डेजर्ट्स में क्या होता है? डीकंपोजिशन बहुत कम होता है, इसलिए वहां की सोइल उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती है। लेकिन जहां पे डीकंपोजिशन ज्यादा होता है, प्लेन एरियाज में जहां पे रिवर्स हैं, मॉइस्ट सोइल में मॉइस्चर्स हैं, वहां पे डीकंपोजिशन ज्यादा होता है और सोइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं। तो ये क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं जो डीकंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शंस हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन। अब हम आ रहे हैं कंज्यूमर के पार्ट पे, जिसमें हम कुछ कुछ टॉपिक्स एक साथ कंटिन्यूसली चलेंगे, एनर्जी फ्लो भी इसी में समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूसर्स जो हैं, जिसमें प्लांट्स की बात करें, देखो प्रोड्यूसर्स पे कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पे टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे ही तो फीड कर रहे हैं ना। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी को सेकेंडरी वाले, सेकेंडरी को टर्शरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो हैं वो ईट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं अपने आप को एनर्जी लेने के लिए। इतनी बात क्लियर है? और प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी कहां से ले रहा है? सन से ले रहा है। इतनी बात भी क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात अगर क्लियर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर, इसको ये एक चेन बन रही है, दिख रही है? एक टाइप की क्या है? चेन बन रही है। प्रोड्यूसर को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर को खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको टर्शरी कंज्यूमर, है ना? एक चेन बन रही है, इसी चेन को हम फूड चेन बोलते हैं, एक चीज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला ही मैं आपको देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। देखो प्रोड्यूसर में ले ली हमने ग्रास एग्जाम्पल में, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में एनसीईआरटी में क्या लिया है? ग्रास होपर ले लो, चलो ठीक है, ओके। ग्रास होपर, ग्रास को होप करता है जो, ग्रास होपर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में हमने ले लिए बर्ड्स ले लिए, ठीक है, बर्ड्स ले लिए। और फिर बर्ड्स के ऊपर हमने मैन या लायन ले लिए, ठीक है। तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास को ग्रास होपर फीड कर रहा है, ग्रास होपर को बर्ड और बर्ड को मैन या लायन, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप की फूड की चेन बन रही है। फूड ही तो है, ग्रास ग्रास होपर का फूड है। ग्रास होपर खुद, मतलब हम जिसको खा, देखो एक को दूसरा खा रहा है और वो खुद किसी और का खाना है। ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर खुद किसका खाना है? बर्ड का। बर्ड ग्रास होपर को खा रहा है, बर्ड खुद किसका खाना है? मैन या लायन का, ठीक है। तो फूड की एक चेन बन गई, इसी को क्या बोला जाता है? फूड चेन। एक कॉन्सेप्ट फूड चेन। क्या इतनी बात क्लियर है? ये क्या बन रही है? फूड चेन बन रही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात चल रही है ये, है ना अभी, मतलब एक्वेटिक में अलग एग्जांपल्स आ गए, एग्जांपल एक जस्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो क्या बन गया? फूड चेन बन गया, एक चीज। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, फूड तो जा रहा है ऊपर, फूड जो है वो थोड़ा सा लेम लैंग्वेज वर्ड है। अगर हम सीधा बोलें तो फूड जा रहा है, वो इनडायरेक्टली क्या लेकर जा रहा है? एनर्जी। ये हो क्या रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फूड चेन में फ्लो किस चीज का हो रहा है? एनर्जी का। फूड की फॉर्म में किसका फ्लो हो रहा है? एनर्जी। ग्रासेस की एनर्जी ग्रास होपर में जा रही है, ग्रास होपर की बर्ड्स में, बर्ड्स की लायन में जा रही है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट किस चीज का आ रहा है? एनर्जी फ्लो का आ रहा है। एनर्जी फ्लो, ये हो क्या रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक से दूसरे लेवल पे, एक चीज।
दूसरी, फूड चेन में, इस फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीशीज का एक अपना पर्टिकुलर लेवल है। ग्रासेस प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, उसके ऊपर लेवल है ग्रास ओपर का, उसके ऊपर बर्ड्स का। तो हर जने ने अपना अपना एक ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, अपनी एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। इसी पोजीशन को क्या बोला जाता है? ट्रोफिक लेवल। ठीक है, ट्रोफिक लेवल मतलब जैसे ग्रास की बात करें प्रोड्यूसर, तो ये क्या है? टीएल लिख दे रहा हूं मैं, ट्रोफिक लेवल 1 है। ये क्या है? ट्रोफिक लेवल 2 है। ये ट्रोफिक लेवल 3 है। ये ट्रोफिक लेवल 4 है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ट्रोफिक लेवल, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल से सेकंड ट्रोफिक लेवल में फूड का जाना है ना, सेकंड से थर्ड में जाना, या फिर फर्स्ट ट्रोफिक लेवल से अगर सीधा बोलूं तो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल से सेकंड ट्रोफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो हो रही है एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल में। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज अभी तक हमने क्या देखा? फूड चेन, और क्या देखा? एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ पे, और ट्रोफिक लेवल क्या होता है। 3 चीजें हमने देखी अभी तक इसमें। ठीक है, आगे अगर हम देखें, एक और मैं आपको बताता हूं, जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे ट्रोफिक लेवल 4 बनाए हैं। मोस्टली जो फूड चेन्स होती हैं वो 3 to 4 या 4 to 5 ट्रोफिक लेवल तक की ही होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है, मान लो प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की थी, आगे प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको कितनी मिलेगी? 100 जूल। उसके ऊपर वाले को क्या मिलेगी? 10 जूल। उसके बाद 1 जूल। अब इसको जो खाएगा उसको एनर्जी क्या मिलेगी? ऐसा क्यों हो रहा है? एक लो है जिसको बोलते हैं लिंडमैन का लो, लिंडमैन्स 10% लो। लिंडमैन का 10% लो ये बोलता है कि जब एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल पर जाते हैं तो 90% एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रोफिक लेवल पे जाती है। 90% लूज, ओनली 10% नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल। तो ये कौन सा लॉ बोलता है? लिंडमैन का 10% लॉ ये बताता है कि जब हम एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो आगे दूसरे ट्रोफिक लेवल को मिलती है। 90% एनर्जी मतलब लार्ज पार्ट एक एनर्जी का जो होता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये हो गई। अब बात सुनिए, ये हो गया एनर्जी फ्लो, फूड चेन हो गया, ट्रोफिक लेवल हो गया। एक चीज और यहीं पे देख लीजिए, प्रोड्यूसर्स जो हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए यहीं पे बता रहा हूं। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं। मान लो ग्रास जो है उसको ग्रास ओपर ईट कर रहा है। ठीक है, ग्रास को ग्रास ओपर ईट कर रहा है और एनर्जी ले रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। क्या ग्रास ओपर को ग्रास खा सकती है? क्या पता लग रहा है? मतलब जैसे ग्रास ओपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को ग्रास ओपर खा सकता है क्या? बर्ड को लायन ने खाया, लायन को बर्ड खा सकता है क्या? जब तक जिंदा नहीं खा सकता ना, तो ग्रास जो है वो ग्रास ओपर को नहीं खा सकती। इसका मतलब एनर्जी एक बार जो फ्लो हो गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो एनर्जी फ्लो जो है वो हमेशा क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा हमेशा। क्या बात इतनी समझ में आ गई बालकों? एनर्जी फ्लो जो है वो हमेशा क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का हमेशा, कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता। एक बार जो चीज किसी के पेट में चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि आ जाती है। जो प्रोड्यूसर को मतलब कंज्यूमर ने खा ले तो कंज्यूमर को प्रोड्यूसर नहीं खा सकता है, एक चीज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमें क्लियर हो गए। फूड चेन क्या होता है? ये फूड चेन जो बन रही है इसे बोल रहे हैं एनर्जी फ्लो। एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और 10% लिंडमैन लॉ को ये फॉलो करता है। लार्ज पार्ट जो है लगभग 90%, ये इन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में बता दिया। लार्ज पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% अगले में जाता है। इसीलिए मैंने 1000 का 100 कर दिया, 100 का 10 और 10 का 1 कर दिया। यही एक रीजन भी है जी कि जो फूड चेन होती है वो 3 to 4 ट्रोफिक लेवल की ही होती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि फर्दर जा ही नहीं सकता, एनर्जी फिर जाएगी नहीं तो वो क्यों खाएगा। ठीक है, एक चीज यहां तक समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी दे रखा है, किसका? ट्रोफिक लेवल्स का।
ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स आ गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हार्बीवोर्स आ गए, एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कार्निवोर्स आ गए, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टॉप कार्निवोर्स आ गए। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखो, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग टाइप की फूड चेन्स होती हैं। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ग्रास को मान लो ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर को बर्ड्स ने खा लिया, बर्ड्स को मैन ने खा लिया। अगर एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में, जैसे यहाँ पे ग्रासेस की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स ने खाया, जू प्लैंक्टन्स को फिशेस ने खाया, फिशेस को मैन या लायन ने खा लिया। क्या बात समझ में आ गई? तो ये ये एग्जांपल है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 12.2 पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद ये एनर्जी फ्लो का डायग्राम आप देख सकते हो। एनर्जी फ्लो के डायग्राम में देखिए, सन जो है, सन से एनर्जी ली किसने? प्लांट ने। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे मैं बता देता हूं, जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो अगर मान लो सोलर रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, सोलर रेडिएशन मतलब सन से जो आती है लाइट, सोलर रेडिएशन 100% मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, जितनी भी आती है उसमें से जो सिर्फ 50% होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती हैं पार, दैट इज फोटो सिंथेटिकली एक्टिव व्हाट? रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, शॉर्ट में बोले तो पार। टोटल जितनी भी सनलाइट स्ट्राइक करती है अर्थ सरफेस पे, उसमें से सिर्फ 50% ऐसी होती है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, मतलब प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इसमें से भी ओनली 2 to 10% रेडिएशंस जो हैं प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओनली देखो, टोटल में से 50% सिर्फ ऐसी होती है रेडिएशंस जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। उसमें से भी सिर्फ 2 to 10% रेडिएशन होती है जो प्लांट एब्जॉर्ब रियलिटी में एग्जैक्टली करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्टिविटी। और इस 2 से 10% जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, इसी पे डिपेंडेंट है आगे के सारे कंज्यूमर, डीकंपोजर्स एंड ऑल। क्या बात समझ में आ गई? तो ये 2 से 10% जो रेडिएशन है, इससे प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं और इसी को कंज्यूम करके कंज्यूमर्स जी रहे हैं, डीकंपोजर्स जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। देखो, सन जो है, सन से एनर्जी गई, लार्ज पार्ट हीट में चला गया। ठीक है, 90% जो 10% लिंडमैन लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लार्ज पोर्शन जो है हीट में हो गया, और बाकी का जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज द प्लांट। उसके बाद प्लांट से एक लार्ज लेवल हीट, लार्ज पोर्शन हीट की फॉर्म में चला गया, 90%। आगे चला गया हार्बीवोरस में सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में गया, फिर हीट लॉस हुआ 10% आगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फिर हीट लॉस आगे 10%। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या फिगर शो कर रहा है? एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई है हमको? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम चले, एक चीज और, मैं पानी पी लूं रे बाल को, देखो तब तक। हाँ, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है। अभी हमने देखा फूड चेन क्या होता है। फूड चेन पता लगा? फूड चेन 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, शॉर्ट में मैं लिख दूं तो इसको क्या लिखूंगा? GFC। और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन, दैट इज DFC। ठीक है, एक तो हो गई डेट्रिटस फूड चेन और एक हो गई हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर ने, अभी जो हमने देखा था वो किसका एग्जांपल था? ग्रास ओपर को फीड कर लिया बर्ड्स ने। तो ये किसका एग्जांपल है? एक टाइप की ग्रेजिंग फूड चेन का। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें तो किससे होती है? ग्रेजिंग फूड चेन से। डेट्रिटस फूड चेन की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा? डेट्रिटस, नाम से पता लग रहा है डेड हो गए जब,
डेट्रिटस के ऊपर डेट्रीवोरस ने फीड किया और उसके बाद क्या उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, डेट्रिटस फूड चेन में आता है। एक चीज, क्या बात समझ में आ गई इतनी? तो दो टाइप की फूड चेन्स होती हैं, एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। आ गई बात समझ में इतनी? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, इसी में अगर हम देखें, देखो ग्रेजिंग फूड चेन हमने बना तो दी, देखो ग्रास हो गई है ना, ग्रास पे ग्रास होपर हो गया, ग्रास होपर पे बर्ड्स हो गए। ठीक है, अब बात सुनो, ग्रास अगर खत्म हो जाए, डेड हो जाए, तो इस पे कौन फीड करेगा? डेट्रीवोरस। आ रही बात समझ में? बर्ड भी अगर खत्म हो जाए तो भी डेट्रीवोरस, ग्रास होपर भी खत्म हो जाए तो डेट्रीवोरस ही तो उस पे फीड करेंगे और दोबारा से क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी पे दोबारा से उग जाएगी। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से तो सब आपस में लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो भी कुछ कुछ पॉइंट्स पे डेट्रिटस फूड चेन के साथ अटैच्ड होती है, आपस में लिंक्ड होती हैं ये। एक चीज, अब देखो, अभी तक फूड चेन की कहानी हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे फूड वेब की। ठीक है, फूड वेब की कैसे? फूड चेन में अभी तक क्या पढ़ रहे थे? मान लो ये एक फूड चेन है, ग्रास को फिर से वही लिख देता हूं, बार बार लिख दिया, अब तो याद ही हो जानी चाहिए, बर्ड्स ने खा लिया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ग्रास होपर को बर्ड्स ने खा लिया। अब फूड चेन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये है फूड चेन हमने बनाई, जो जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन में रख रहे थे, फूड चेन। इसमें क्या है कि इन दोनों में इतना प्यार है कि ग्रास होपर को ही बर्ड खाएगा और किसी को नहीं खाएगा। ग्रास होपर को ही बर्ड खाएगा और बर्ड का फूड सिर्फ और सिर्फ ग्रास होपर ही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? एक सेकंड रे बाल को, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को ही बर्ड खाता है, बर्ड नहीं जी पाएगा अगर ग्रास होपर नहीं होगा। मतलब इन दोनों में इतना ज्यादा वो है कि वो होगा तो उसी को मैं खाऊंगा। ये एक दूसरे को बोलते हैं, लाइक वो होता है ना कि हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे, हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन हम दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस वही कंसेप्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में प्रैक्टिकली ये नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियलिस्टिक लाइफ में फूड वेब का कॉन्सेप्ट आता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? रियलिस्टिक लाइफ में क्या आता है? फूड वेब का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अब फूड वेब क्या होता है? अब देखो, इसी में मैं बताता हूं, इसको पहले तो साफ कर लिया जाए। फूड वेब का कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो ये देखो, मान लो जो था ग्रास को रैबिट ने खा लिया। मैंने कहा ग्रास ऊपर से बोर हो गए होगे। रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को लायन ने खा लिया। ये भी एक टाइप की फूड चेन हो गई। ठीक है, असलियत में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या चल रहा था कि हम दोनों जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन असली में क्या चलता है? तू ना तो कोई और सही, कोई और ना तो कोई और सही। ये फूड वेब का कॉन्सेप्ट बोलता है। ग्रास को सिर्फ रैबिट खाता है क्या? ऐसा नहीं होता। ग्रास होपर भी तो खा रहा था अभी। ठीक है, रैबिट को सिर्फ फॉक्स खाता है क्या? रैबिट को सिर्फ फॉक्स खाता है क्या? नहीं, रैबिट को हो सकता है टाइगर खा ले। ठीक है, फॉक्स को सिर्फ लायन खाता है क्या? हो सकता है इसको टाइगर खा ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रैबिट को हो सकता है डायरेक्ट लायन खा ले, ये भी बात सही है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं बर्ड्स खा रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स खा रहे हैं इसको। अब ये बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स को वल्चर खा ले, कोई छोटा बर्ड है तो उसको बड़ा वल्चर खा ले। क्या बात समझ में आ रही है? सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इसी में अगर बात करें, ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर या रैबिट ही खाता है क्या? काऊ नहीं खाती क्या? काऊ भी तो हो सकती है। काऊ को हो सकता है फॉक्स खा ले, काऊ को हो सकता है डायरेक्ट लायन ही खा ले, या फिर काऊ को हो सकता है टाइगर खा ले। असली में तो ऐसा ही होता है ना।
ऐसा ही होता है ना, रैबिट को ये भी कोई भी एक दूसरे को लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, असली में वेब क्या होता है, आपने अगर आईटी में सुना होगा कंप्यूटर वेब, है ना, वेब मतलब नेटवर्क। असली में क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, एक वेब का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। इन रियलिस्टिक लाइफ, रियल लाइफ में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, फूड वेब का कॉन्सेप्ट चलता है, फूड चेन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। कोई किसी के लिए लॉयल नहीं होता है। आ रही बात समझ में, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं होता है, फूड वेब का कॉन्सेप्ट होता है, अगर तू नहीं तो तू सही। आ रही बात समझ में, खाना तो खाना है ना, अपनी भूख तो मिटानी है। तो फूड वेब जो है, फूड वेब का कॉन्सेप्ट चलता है, फूड चेन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां तक हमने काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए, ट्रॉफिक लेवल का हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, एनॉल एनॉल एनॉल। ठीक है, अब एक और बात करें इसी में, आगे आगे क्या दे रखा है, अच्छा ठीक है। तो एनर्जी फ्लो तीसरा फंक्शन था जो हमने देखा। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्या बवाल चीज है, अभी देखो। ये एक क्या है कि जब हम फूड चेन को, फूड चेन बोल रहा हूं, वेब नहीं बोल रहा, गलती से नहीं लिख रहा हूं, कहीं पे सोच रहे हो गलती से लिख रहे हैं सर। फूड चेन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन पिरामिड शेप। पिरामिड्स में मतलब, या फिर मैं इसमें ऐसे ही लिख देता हूं, पिरामिड्स की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिरामिड्स की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन को, उसी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है। एल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, एल्टोनियन पिरामिड भी इसको बोला जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो ये इतना तो समझ में आ गया, फूड चेन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है पिरामिड की फॉर्म में। लेकिन अब ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड भी 3 टाइप का होता है। एक तो पिरामिड ऑफ लगा लेना सब में, ठीक है, पिरामिड ऑफ, पिरामिड ऑफ। एक तो हो सकता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे बालकों क्लियर है? पिरामिड ऑफ एनर्जी हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। तो 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें स्टडी करने हैं। 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। अब पिरामिड की अगर मैं बात करूं, कुछ रूल्स इन्होंने क्या बताए इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट में, जो सबका जो बेस होगा पिरामिड का, ऐसा ऐसा होता है ना कुछ पिरामिड इस टाइप का, है ना। ये मान लो कोई भी एक पिरामिड है, इन्होंने क्या, जो बेस होगा वो ट्रॉफिक लेवल 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड के क्या इन्होंने बताए कि जो बेस होगा वो ट्रॉफिक लेवल 1 को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जो टॉप लेवल का होगा वो टॉप ट्रॉफिक लेवल होगा, मान लो 3 या 4 है, तो ये क्या करेगा, टॉप कार्निवोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी टॉप लेवल का कंज्यूमर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो टॉप होगा, अपेक्स होगा जो पिरामिड का, इन्होंने ये बताया। और बाकी हर सेगमेंट जो है बीच में एक एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इकोलॉजिकल पिरामिड का ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें अगर हम एक एक करके बात करें क्या सीन रहता है, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, ईपी लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, एक तो ये हो गया, तीनों लिख ही लेता हूं पहले। दूसरा बायोमास का, पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा क्या था, नंबर का। अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी एनर्जी के बेस पे बात करेंगे। तो इस टाइप का जो पिरामिड होगा, मान लो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से एनर्जी कम होगी अगले वाले में, तो अगला इससे कम आएगा।
उसके अगले में इससे कम, उसके अगले में इससे कम, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। प्रोड्यूसर्स, देखो इसमें क्या प्रोड्यूसर, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस टाइप का जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा क्या बनेगा, ऑलवेज अपराइट, मतलब हमेशा सीधा बनेगा, इस टाइप का ही बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि 10% लिंडमैन लॉ भी तो लग रहा है, 10% लॉ भी तो फॉलो करना है। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, है ना। मतलब यहां से आगे जाएगी तो 90% तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस ही हो जाएगी। तो अगले वाले ट्रॉफिक लेवल में ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी कम होगी। ये फूड चेन की बात हो रही है, फूड चेन को रिप्रेजेंट ऐसे पिरामिडिकल शेप में किया जा रहा है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा। बायोमास की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम बात करें तो इसमें दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करें, दो एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें हम। इसमें दो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एक तो लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हमने पढ़े थे ना कितने टाइप के इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना, इसमें तो जो मर्जी इकोसिस्टम ले लेना आप, सब में अपराइट ही बनेगा, क्योंकि अबव ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो हमेशा फूड चेन में उसमें एनर्जी का अमाउंट कम ही होगा, क्योंकि 10% लिंडमैन लॉ लग रहा है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके चलेंगे, एक लेंगे ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे बेस पे ग्रास का बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसके ऊपर मान लो कुछ भी प्रेजेंट है, ग्रास ऊपर प्रेजेंट है उससे, ठीक है, उसके ऊपर बर्ड्स या कुछ वो, मतलब इसमें क्या है, अपराइट बनेगा। इस केस में ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में क्या बनेगा, अपराइट बनेगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में क्या बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा। बट ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री इकोसिस्टम में देखो क्या होगा, ट्री इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ओके ओके ओके, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, एक सेकेंड। इसमें हम बात करें, मैं भी वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। और एक्वेटिक टाइप का जो इकोसिस्टम होता है, इसमें क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। क्यों, अभी देख लीजिए। सबसे बेस में फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, उससे बड़े ज़ूप्लैंक्टन्स, उससे बड़े फिशेस। ये ऐसा क्यों बन रहा है, इन्वर्टेड क्यों बन रहा है? बायोमास की बात हो रही है इसमें, नंबर्स की बात नहीं हो रही। नंबर्स की अगर बात होती तो ये इन्वर्टेड हो जाता। नंबर्स की अगर हम इसमें बात करते तो ये हो सकता है इन्वर्टेड हो जाता। फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा होता, ज़ूप्लैंक्टन्स का उससे कम होता और उससे कम फिशेस का होता। बट बायोमास की, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन कितने भी हो उसके ज़ूप्लैंक्टन से कम ही होगा बायोमास, है ना। ऑर्गेनिक मैटर जो उनका बाहर है वो कम ही होगा और फिशेस का ज्यादा ही होगा। फिशेस में तो बड़ी बड़ी फिशेस भी आ जाती हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड रहेगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट कंडीशन में रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का भी ऐसा ही कुछ सीन है। पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ट्री इकोसिस्टम की अगर बात करोगे, ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड ऑफ नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्री है, उसके ऊपर इंसेक्ट्स का नंबर तो ज्यादा होगा ना। अगर ट्री के बाद ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स की प्रेजेंस की बात करें तो उसका क्या होगा, नंबर कम ज्यादा होगा। इंसेक्ट्स तो बहुत ज्यादा इसमें नंबर की बात चल रही है, तो इन्वर्टेड होगा इन केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम। बट पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट होगा इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और किसी भी इकोसिस्टम में बात करेंगे तो अपराइट निकल जाएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसे, ग्रास जो है वो तो हमेशा ज्यादा ही रहेंगी रैबिट से, रैबिट जो होंगे वो ज्यादा होंगे उससे अगले ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसमें अपराइट टाइप का क्या बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को हम समराइज फॉर्म में अगर हम बात करें
आगे देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दे भी रखा है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, एल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फूड चेन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, पिरामिड की शेप में, इसलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है। एक चीज, पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। जिसमें सबसे पहले बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऑलवेज अपराइट पिरामिड बनेगा। क्यों? क्योंकि 10% लिंडमैन लॉ लग रहा है, अपर जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर बेटा एनर्जी हमेशा कम रहेगी अपने पिछले ट्रॉफिक लेवल से। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू द नेक्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी तो कोई भी इकोसिस्टम हो अपराइट ही रहना है इसमें पिरामिड। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो अगर ग्रासलैंड इको, इसमें पिरामिड जो है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट कंडीशन में दिखेगा, बट एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, इन्वर्टेड कंडीशन में दिखेगा। नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड भी दिख सकता है, अपराइट भी दिख सकता है। अपराइट इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है ट्री इकोसिस्टम के केस में, जिसमें हम देखते हैं ट्री से ज्यादा नंबर रहेगा इंसेक्ट्स का। तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा थोड़ा जल ले लें हम भी। क्या इतनी बात क्लियर है? इकोलॉजिकल पिरामिड समझ में आ गया। अब इसमें देखो एनसीईआरटी में आपके दे भी रखा है ये पिरामिड ऑफ नंबर दे रखा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये देखो अपराइट कंडीशन में है। ये दे रखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही क्या रहेगा, अपराइट कंडीशन में दिखेगा, ठीक है। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे रखा है और ये पिरामिड ऑफ नंबर का डायग्राम दे रखा है आपको, नंबर्स के साथ दे रखा है, आपको याद नहीं करने हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। आगे चलें, आगे चलिए। पिरामिड ऑफ बायोमास देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास दे रखा है जिसमें क्या है, हायर ट्रॉफिक लेवल में कम हो रहा है, ठीक है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है। ये पिरामिड ऑफ बायोमास दे रखा है किसके केस में, ये दे रखा है उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये देखो ये लिख रखा है फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है एज कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन्स, तो इन्वर्टेड टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसमें नहीं दिखाया है पिरामिड ऑफ नंबर जो है, पिरामिड ऑफ नंबर में इन्होंने सिर्फ अपराइट दिखाया एनसीईआरटी में, लेकिन हमने इन्वर्टेड भी कर लिया क्योंकि कई बार ये एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है उसका भी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रे बालकों, ठीक है। पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता दूं, टॉपिक नहीं है एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और एक दो बेसिक पॉइंट्स एनर्जी फ्लो की अगर मैं बात करूं जो आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। एक चीज, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एनर्जी फ्लो में कि एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है, उसमें कुछ लॉस हो रहा है और कुछ ट्रांसफर हो रहा है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि एनर्जी मतलब डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकती, वो क्या हो सकती है, हमेशा वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है सिर्फ, ठीक है। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। एक चीज ये, तो ये तो हो गया एनर्जी फ्लो की बात। एक और चीज अगर मैं बताऊं, जैसे हमने फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ग्रास थी, ग्रास को ग्रास ओपर को बर्ड। हर ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ग्रास का अपना एक ऑर्गेनिक मैटर होगा, ग्रास ओपर का अपना एक ऑर्गेनिक मैटर, हर ट्रॉफिक लेवल का अपना एक ऑक्यूपाइड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो यहां तक अगर मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, लास्ट एक इकोलॉजिकल पिरामिड में भी हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। किसकी लिमिटेशन देख रहे हैं रे बालकों, लिमिटेशंस। अरे सो वो तो नहीं गए, जागते रहा करो। लिमिटेशंस किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशन। एक चीज तो ये कि ये फूड चेन को कंसीडर किया इसने, पहला लिमिटेशन तो यही है कि इसने फूड चेन को कंसीडरेशन में लिया, जबकि वो प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। इसने फूड चेन बताया, फूड वेब का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। इसने क्या किया, नो
फूड वेब कॉन्सेप्ट, फूड वेब का कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज डेट्रिटस फूड चेन जो है, डेट्रिटस फूड चेन को जगह नहीं दी। कहां नहीं जगह दी? जगह नहीं दी, कहां नहीं दी? अपने इकोलॉजिकल पिरामिड में। डेट्रिटस फूड चेन का तो इसने डेट्रीवोर्स वगैरह जो थे उनका तो कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं इन्होंने कहीं पे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इन्होंने उसको तो बताया ही नहीं। तो ये दो इसकी मेजर क्या थी, लिमिटेशंस थी इकोलॉजिकल पिरामिड की। एक तो ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट पे चला जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है, फूड वेब होता है और उसका कॉन्सेप्ट इसने नहीं बताया इकोलॉजिकल पिरामिड में। दूसरी चीज, इसने डेट्रीवोरस को कोई पोजीशन नहीं दी, डेट्रिटस फूड चेन का कॉन्सेप्ट नहीं रखा, सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन पे इकोलॉजिकल पिरामिड चलता है। तो बधाई हो आपको, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज इकोसिस्टम। पर्यावरण को बचाकर रखिए, ग्रीन रखिए, ग्रीन अर्थ है ना, सेव अर्थ। एंड अगर आगे चले हम तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें जो पहले कभी कभी आए हुए हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी हैं आपके, ये है ना। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन है ये। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। अच्छा, वर्ड गेम पता है कैसे, इसमें मैं बार बार बोल रहा था आपको कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी बोल देते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करेगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मतलब इसका ऑर्गेनिक मैटर को हम किस में इंक्लूड कर देंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रख रहे हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइप से वर्ड गेम चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, कौन बना रहा है? रैबिट बना रहा है इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेट प्रोडक्टिविटी, राइट। क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्लांट की बात आ गई और इसमें भी प्लांट की बात आ गई, रैबिट की बात कर रहा है। सेकंड प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होता, अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिखा होता तो इसको हम करेक्ट कर सकते थे, राइट। तो नेट प्रोडक्टिविटी इसमें हम सही आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ। मिनरलाइजेशन जो डीकंपोजिशन का एक स्टेप था, वो क्या करता है? मिनरलाइजेशन में क्या किया जाता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ह्यूमस से रिलीज करवाया जाता है। ठीक लग रहा है? बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक को तो इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन किया जाता है ना डीकंपोजिशन प्रोसेस में, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ना, ऑर्गेनिक तो होता ही नहीं है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्रिटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, इस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। और पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? मिनरलाइजेशन। तो इसका सही आंसर ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि तो ह्यूमिफिकेशन की बात हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? आगे चलो। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? डेजर्ट ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ओशियंस में तो कम होता है, हमने देखा था, एस्चुरीज में भी कम। सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा गोला है, अर्थ है, अर्थ में बीच में से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड कट करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई रे? इसी के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? करक रेखा। क्या बोलते हैं? करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी के नीचे 23.5 डिग्री जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ रे, समझ लेना क्या बताने जा रहा हूँ। और ये क्या है? पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। जो जितनी भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी इस रीजन में देखने को मिलती है। यहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, जितने भी फॉरेस्ट वगैरह हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी लिविंग बींग्स की इसी रीजन में देखने को मिलती है। पोलर की तरफ जाओगे, पोल रीजन की तरफ, तो डाइवर्सिटी भी कम होती जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है अनफेवरेबल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। लेट्स पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ऑलवेज अपराइट ना, ऑलवेज अपराइट किसका होता था? एनर्जी का।
एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज इन्वर्टेड ना, ये भी नहीं हो सकता। आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, ये ठीक है, ये हमने दोनों पढ़े हैं। देखो अब पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो क्या होगा, अपराइट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी, बट एनसीईआरटी के डायग्राम में हमने देखा इन्वर्टेड वाला डायग्राम नहीं दे रखा था, लेकिन हमने तो बनाया है, तुम ऐसे मुकर मत जाना कहीं पे, हमने तो बनाया। और ना इधर अपराइट, और ये तो फिर होगा क्या, फिर पिरामिड क्यों बोल रहे हैं, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासिस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर अबाउट 10%। 10% का क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, जब एनर्जी फ्लो हो रहा होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी का, तो उसमें 90% तो लॉस हो रहा है, 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है। तो इसका अब जल्दबाजी में क्या होगा, रेस्पायर्ड एंड बिकम हीट, ये आंसर सही लगेगा लेकिन ये गलत है। वो 90% का नहीं, यहां पे अगर 90 लिखा होता तो फर्स्ट आंसर सही हो जाता। पूछ रहे 10%, तो 10% का क्या होगा, पास्ड आउट एज अ फीसिस और यूरिन ना, ये भी गलत है। स्टोर्ड एज अ बॉडी टिश्यू, रिसाइकल टू ऑटोट्रोफ्स, ये तो मैंने बताया ना, ये तो इसलिए नहीं, डी ऑप्शन तो सही, क्योंकि एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज स्टोर्ड एज अ बॉडी टिश्यू। ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे, पहला आपको रेस्पायर्ड और हीट लॉस दिख जाएगा, और पहला ऑप्शन इसीलिए दिया जाएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि वो सही लगेगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको यही वाला करेक्ट करके आए थे जिस साल ये आया था, राइट। तो 10% क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा एज अ बॉडी टिश्यू में। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, लो जी, धन्यवाद। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। इकोसिस्टम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मास्टर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें, बेनिफिट ले सकें स्टूडेंट्स। हमारा इंटरेक्शन जो है वो म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन हो सके, राइट। तो आगे जो मास्टर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए लेक्चर के साथ हम आएंगे। बने रहिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू यू फॉर योर सेल्फ। एंड जय हिंद।